नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। हम जो पीछे से चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स, अर्थात अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियाँ जो भूपटल पे अपने प्रभाव से विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करती है, उनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। पहले मैंने इनका आपको एक बेसिक परिचय दिया था कि अंतर्जात शक्तियाँ कौन सी होती हैं और किस प्रकार से कार्य करती हैं, और बहिर्जात शक्तियाँ कौन सी हैं और किस प्रकार से अपना ये कार्य करती हैं धरातल पे। बड़े सरल रूप से मैंने आपको बताया था कि अंतर्जात शक्तियाँ धरातल पे विषमताएं उत्पन्न करती है और बहिर्जात शक्तियाँ हैं वो उनको समतल स्थापन का कार्य करती है। ये बहिर्जात शक्तियाँ फिर हम देख रहे थे बहिर्जात शक्तियाँ जो समतल स्थापन का कार्य करती हैं वे कौन कौन से प्रोसेस उनमें होते रहते हैं, जैसे कि बहता हुआ जल है, वायु है, हिम है, तो ये कौन कौन से कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहले जो अपक्षय के बारे में बताया था कि अपक्षय क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपक्षय एक स्थिति क्रिया है, एक स्थान अपने ही स्वस्थाने ही चट्टानों का टूट फूट होना, चूर्ण में बदल जाना, वियोजन और चट्टानों का विघटन हो जाना अपक्षय है। ये भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, जैविक हो सकता है, प्राणी वर्गीय हो सकता है। यानी चट्टानें स्वतः अपने ही स्थान पे टूट फूट होती रहती हैं, चाहे क्रिया यांत्रिक हो, चाहे रासायनिक हो, या फिर चाहे मानव जनित हो या प्राणी वर्गीय हो। उसके बाद में हम उसी से मिलता जुलता एक और टेक्निकल टर्म जो अपने भूगोल की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, अपरदन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अपरदन क्या होता है। एरोजन, ये अपरदन में क्या होता है कि धरातलीय जो चट्टानें हैं या धरातल के जो स्थल रूप हैं, किसी भी रूप में हो जाए वे बाह्य कारकों के द्वारा धीरे धीरे उनका निम्नीकरण होता है। एक तरह से वो जो कटाव होता है, जिसको हम अपनी भाषा में कटाव कह सकते हैं। अपरदन का मतलब कटाव लगना, धीरे धीरे हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है। धीरे धीरे उनका क्षरण होता है और क्षरण होने के बाद में चट्टानें वहाँ से धीरे धीरे हटने लगती हैं। ये जो सामान्य तरीके से मैंने आपको बताया वह अपरदन है। अर्थात अपरदन में विघटित और वियोजित पदार्थों के अन्यत्र स्थानांतरण को अपरदन कहते हैं। जब कोई पदार्थ अपने स्थान से हट जाता है और अन्यत्र कहीं स्थानांतरित हो जाता है या चला जाता है, तो उस स्थिति को, पहले वाली जो प्रक्रिया आपने देखी थी अपक्षय में क्या होता है, चट्टानें स्वस्थाने अपने ही स्थान पे विघटित होती हैं, विखंडित होती हैं। लेकिन अपरदन में वो जो अपघटित या इस प्रकार का जो कोई पदार्थ होता है, चूर्ण पदार्थ चट्टान का या टूटे फूटे टुकड़े होते हैं, वे अपने स्थान से हट जाते हैं और उनमें कुल मिला के अपरदन में गति होना जरूरी है। जो पदार्थ है, मलबा है, उसमें मूवमेंट होके वह अपरदित या अन्यत्र कहीं हट जाता है। अपरदन जो क्रिया है उसमें कौन कौन से अन्य सहायक कार्य हैं। अपरदन कार्य अधोलिखित प्रकार से होता है। सहायक कार्य कौन कौन सी क्रियाएं हैं, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। ये टेक्निकल टर्म है जो अपने इसमें काम में सामान्यतः आते हैं, जैसे कि अपघर्षण। अपघर्षण से मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हवा है या पानी है, उसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं वो चट्टानों पे प्रहार करते हैं और उनके प्रहार से चट्टानें अपरदित होती हैं, क्षयित होती हैं। उसको अपघर्षण क्रिया कहते हैं। रगड़ मारना मतलब जैसे कि पानी एक बह रहा है, तो पानी में जो कंकड़ पत्थर हैं वो अन्य चट्टानों पे रगड़ मारेंगे और रगड़ मारने से चट्टानें और अपरदित होगी। या हवा है, हवा में मिट्टी की कण है, वो किसी भी चट्टानी सतह से जब टकराएंगे तो वे जो हवा में पाए जाने वाले जो कंकड़ पत्थर पदार्थ, जो मिट्टी के डस्ट पार्टिकल हैं, वे जब चट्टान पे प्रहार करते हैं तो उनकी रगड़ से मूल चट्टान का क्षरण होता है। उसको हम कहते हैं अपघर्षण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों जैसे कि कंकड़ पत्थर, बालू आदि से तल अथवा किनारों को क्षरित करता हो, उसे अपघर्षण कहते हैं। मैंने बड़े सरल रूप से आपको समझाया कि बहता हुआ पानी हो या वायु हो, इनमें जो बोझ या मास, द्रव्यमान जो इसमें होता है अन्य पदार्थों का, वो जब प्रहार करता है, जैसे सामान्यतः देखा आपने जनरली अनुभव किया है कि जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया में, अगर हम कहीं हैं तो वहाँ जैसे मान लो एक तो
बिल्कुल शांत हवा चलेगी जिसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ नहीं होंगे, तो अपने को बड़ी अच्छी लगेगी, सुहावनी होगी। और उसी में अगर मिट्टी उड़ रही है तो अपने शरीर पे बिल्कुल प्रहार करेगी और हम बड़े परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो जो प्रहार करेंगे ना वो हमारे को कष्टदायी होंगे। तो वो जो प्रहार हो रहे हैं वो उस वायु में पाए जाने वाले मिट्टी के कणों से हो रहे हैं, और वो कण जब किसी चट्टान पे भी प्रहार करते हैं तो धीरे धीरे उसको सरित करते हैं, उसको निम्नीकरण करते हैं, यही अपघर्षण कहलाता है। दूसरा टेक्निकल टर्म इसमें आ रहा है सन्निघर्षण। जब किसी प्रवाह से प्रवाहित होने वाले बोझिल पदार्थ आपस में ही टकरा जाते हैं, जैसे मान लो कोई नदी बह रही है और नदी में बहुत सारे पदार्थ बह रहे हैं, तो जब उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं, तो जब वो पानी में बहते हुए होते हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और टकरा करके छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होते रहते हैं और पानी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब आपस में ही वो टकराते हैं किसी वायु या जल में बहने वाले जब पदार्थ, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सन्निघर्षण। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक तो अपघर्षण यानी कि जल अथवा वायु में पाए जाने वाले पदार्थ जब चट्टानों पे प्रहार करते हैं तो उस क्रिया को अपघर्षण है, और सन्निघर्षण जब स्वतः ही आपस में ही वो टकराने लगते हैं तो सन्निघर्षण। एक है संक्षारण कोरोजन। घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर सेल से विलग होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इससे काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बड़ा सरल है। चट्टानों में कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो पानी के साथ आसानी से घुल जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं। जैसे सामान्यतः जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे नमक है, तो नमक क्या होता है कि जैसे पानी में घुल जाता है और फिर वो दिखाई नहीं देता पानी में। तो जब चट्टानों में इस प्रकार से कुछ लवणीय चट्टानें जो होती हैं, जो पानी में कुछ तत्व उनके घुलनशील होते हैं, तो जैसे ही चट्टानों पे पानी का प्रहार होगा या चट्टानों के ऊपर से पानी बहेगा तो उनमें जो घुलनशील पदार्थ होंगे वो पानी में घुल जाएंगे। जैसे ही वो पानी में घुलेंगे चट्टानें वीक हो जाएगी, और वीक होने के बाद में चट्टान क्या है कि पानी के साथ बहने लगेगी और उसका अपर्दन आरंभ हो जाएगा। तो ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है कि चट्टानों में कई बार घुलनशील पदार्थ होते हैं, वो जल में घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो उस चट्टान से अलग हो जाते हैं। तो चट्टानों में घुलनशील पदार्थों का पानी के साथ घुल के अलग हो जाना संक्षारण कहलाता है। तीसरी चीज़ समझ में आपके आई। अब हम देखेंगे जलीय क्रिया। हाइड्रोलिक एक्शन जो होता है ये भी पानी से संबंधित ही है। जब जल प्रवाह गति के साथ चट्टानों पे प्रवाह होने लगता है तो टूट फूट जो जलीय गति के कारण से चट्टानों की टूट फूट होती है, तो इसको क्या कहते हैं? जलीय क्रिया कहते हैं। यानी जब चट्टानों के ऊपर से पानी प्रहार करता है या नदी में पानी बह रहा होता है तो किनारों पे जब वो प्रहार करता हुआ चलता है जोर से अपने ताकत से, तो चट्टानों का टूट फूट होकर छोटी रहती है चट्टानें और वो अपने साथ बहते हुए आगे चलती है। तो उस क्रिया को हम जलीय क्रिया कहते हैं। और ये सामान्यतः सागरीय तरंगों और हिमानियों एवं नदी के द्वारा ऐसा देखा जाता है। हाइड्रोलिक एक्शन होता है इसमें ये प्रक्रिया सामान्यतः। तो प्रमुख रूप से इसको जो हम देखते हैं वो सागरीय क्षेत्रों में ही हम इसको प्रमुख रूप से देखते हैं। ये एक है जलदाब क्रिया, वाटर प्रेशर। जल दबाव के कारण चट्टानों में होने वाले अपर्दन को जलदाब क्रिया कहते हैं। ये मुख्यतः सागरीय तरंगों के द्वारा होता है। देखो हमने दो चीज़ें अभी देखी हैं, एक तो जलीय क्रिया देखी है, एक जलदाब क्रिया देखी है। दोनों मिलते जुलते से लगते हैं लेकिन थोड़ा अंतर समझो। जलीय क्रिया में जल स्वयं किसी चट्टान पे प्रहार करके करता है और उसके प्रवाह के कारण से चट्टान का क्षरण होता है। जल प्रवाह गति के कारण जल जब तेजी से चट्टानों के ऊपर से जल प्रवाहित होता है तो उसके कारण से चट्टान जब सरित हो जाती है टूट फूट करके, तो उसको कहते हैं जलीय क्रिया। एक होता है जलदाब क्रिया। सामान्यतः महासागरीय क्षेत्रों में जब किनारे वाले जो भाग होते हैं वहाँ बार बार लहरें आती हैं, तरंगें आती हैं जाती हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। कई बार वहाँ क्या गुफाएं वगैरह भी बन जाती है। तो गुफाओं के अंदर जब पानी प्रवेश करता है तो एक पानी का क्या होता है कि वो जब पानी अचानक से आता है तो उस पर पानी जैसे उसके मुख को ढक लेता है तो उस स्थिति में उस गुफा के अंदर से काफ़ी अधिक दबाव पड़ता है, प्रेशर की स्थिति वहाँ बनती है। और प्रेशर पड़ने के कारण से चट्टानें कई बार उसकी छत वगैरह जो होती है गुफाओं की वो ऊपर की तरफ हट जाती है या
टूट जाती है, तो उस स्थिति को हम जल दाब क्रिया वाला प्रोसेस कहेंगे। जल दाब के कारण से चट्टानों में होने वाले अपर्दन को जल दाब क्रिया कहते हैं, यानी दबाव पड़ने से, पानी के दबाव के कारण से जो। एक होता है प्लकिंग या उत्पाटन, ये सामान्यतः हिमानी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से होने वाली घटना है। देखो हमने जो ये टेक्निकल टर्म देखे हैं, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संरक्षारण, जलीय क्रिया, जलदाब क्रिया और प्लकिंग या उत्पाटन, ये कॉमन रूप से तीनों का मिला जुला, मतलब चाहे जल हो, चाहे वायु हो या हिम हो, इन तीनों में ही ये सारे प्रोसेस के होते रहते हैं। लेकिन जैसे अपघर्षण है, सन्निघर्षण है, तो ये सामान्यतः वायु में भी होते हैं, जल में भी होते हैं। जैसे संचारण है, तो ये क्या होता है, जलीय क्रियाओं में सामान्यतः होता है, जब पानी प्रवाह होता है उसी समय होता है। फिर जलीय क्रिया और जलदाब क्रिया जो होता है, ये सामान्यतः सागरीय तरंगों उसी समय होता है। एक उत्पाटन होता है जो विशेष रूप से केवल हिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, प्लकिंग वाला। इस प्रकार का अपर्दन हिमानी क्षेत्रों में होता है। वर्षा तथा हिम के पिघलने से प्राप्त जब जो जल होता है वह सेल की संधियों में प्रविष्ट कर जाता है। कुल मिला के आप इसको यूँ समझ सकते हो कि बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ बर्फ़ में जो दरारें होती हैं, दरारों में जब कई बार पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ने के बाद में जब रात को पानी हिम के रूप में, हिम का रूप